चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर बस्तर का छिंदक नागवंश देखेंगे और इसके बाद यहाँ पर कवर्धा का फड़ी नागवंश को समझेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को समझना है। इससे पहले हम लोगों ने कलचुरी वंश देखा था और कहीं ना कहीं आप कलचुरी वंश का जो शासनकाल था उसको देखोगे और इनका शासनकाल देखोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो कितना है, 1023 से लेकर के 1324 ईस्वी तक ये बस्तर का छिंदक नागवंश शासन करते हैं, है ना, बस्तर वाले क्षेत्र में। इस बार इस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ का मैप बनाओगे तो ये बस्तर वाले क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर वाले क्षेत्र में यहाँ पर बारसूर, जहाँ पर है बारसूर मतलब कि दंतेवाड़ा के आसपास, ठीक है, यहाँ पर दंतेवाड़ा के आसपास से लोग राजधानी, मतलब दंतेवाड़ा में बारसूर है तो वहाँ पर राजधानी बना करके इस प्रकार से ये जो बस्तर का छिंदक नागवंश है ये शासन कर रहे थे। और ये वाला जो क्षेत्र है कवर्धा वाला क्षेत्र, यहाँ पर कवर्धा का फड़ी नागवंश शासन कर रहे थे और ये वाले क्षेत्र में कलचुरी वंश शासन कर रहे थे। ऐसे ये कलचुरी वंश है ना, ये क्या चीज़ है, फड़ी नागवंश है और ये छिंदक नागवंश है और ये कलचुरी है, इस प्रकार से। ठीक है, कलचुरी वंश। तो ये कलचुरी वंश तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब कहीं ना कहीं आप इनका जो समय है इसका देखो, इसके समय को देखोगे, ये फड़ी नागवंश का भी लगभग मानकर चलो इतना ऐसा ही कुछ है, आगे उसको देख लेंगे। और ये बस्तर का छिंदक नागवंश का तो यही समय है। तो इस समय को आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कलचुरी वंश है उसी के समकालीन है ना। कलचुरी वंश में जब हम लोग इतना सारा जो समय देखे हैं इस प्रकार से ये, तो कहीं ना कहीं इसी के समकालीन लगभग समय आपको सेम दिखेगा। तो जिस समय ऊपर में कलचुरी वंश शासन कर रहे हैं इसी समय यहाँ पर ये वाले कवर्धा वाले क्षेत्र में फड़ी नागवंश शासन कर रहे हैं, नीचे में बस्तर वाले क्षेत्र में यहाँ पर छिंदक नागवंश शासन कर रहे हैं। और छिंदक नागवंश से पहले कौन शासन कर रहे थे, नल वंश शासन कर रहे थे। ठीक है, नल वंश छिंदक नागवंश से पहले शासन कर रहे थे। इसको हम लोगों ने जब नल वंश में आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर मैं क्लियर कर दिया था कि नल वंश कितने से कितने समय तक शासन करेंगे। एक बार समय को आप जा करके देखिएगा, नल वंश का जो टाइम पीरियड में लिखवाया हूँ उसको। तो यहाँ पर अब कौन आ चुका है, बस्तर का छिंदक नागवंश आ चुका है। अब बस्तर का छिंदक नागवंश का अंत इस समय होगा, है ना, 1324 में अंत होगा और यहाँ पर फिर काकतीय वंश की स्थापना हो जाएगी। काकतीय वंश या फिर उसको चालुक्य वंश भी बोलते हैं, आगे उसको देखने वाले हैं। तो जो काकतीय वंश यहाँ पर आएगा 1324 ईस्वी के बाद जो काकतीय वंश आएगा वो बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, 1961 के आसपास तक काकतीय वंश के जो शासक रहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, है ना, जब तक कि हमारे भारत संघ में बस्तर जो रियासत है उसका विलय नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पर शासन करते रहते हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय तक शासन करते हैं बस्तर वाले क्षेत्र में, काकतीय वंश है वो। अभी भी उसके जो वंशज हैं, बस्तर का दशहरा जब होता है तो वहाँ पर बहुत अच्छे से भाग वो लोग लेते हैं, मतलब राजा महाराजा के जो वंशज हैं उनको अभी भी आप वहाँ पर देख सकते हो। जब बस्तर का दशहरा वगैरह होता है, गोंचा पर्व होता है तो वहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत वगैरह किया जाता है, ऐसा टाइप के जो भी चीज़ें हैं। देखो, तो हमको फिलहाल ये समझना है कि जो कलचुरी वंश ऊपर में हम लोग देख रहे थे, ठीक है, इधर जो कलचुरी वंश है उसी कलचुरी वंश के ही समकालीन यहाँ पर बस्तर का छिंदक नागवंश है और कवर्धा का फड़ी नागवंश है। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, ये समय को आप देखो, जैसे कि यहाँ पर जाजलदेव प्रथम को हमको रिलेट करना होगा ये जो बस्तर का छिंदक नागवंश है उसके साथ। देखो, जाजलदेव प्रथम का आप ध्यान से देखोगे तो 1090 से लेकर के 1120 तक का इनका ये शासनकाल है ना, जाजलदेव प्रथम का। और यही समय है, आप ध्यान से देखोगे, सोमेश्वर देव प्रथम को। ठीक है, ये 1069 से लेकर के 1111 के आसपास तक ये शासन करते हैं सोमेश्वर देव प्रथम। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के समकालीन है ना, जाजलदेव प्रथम और सोमेश्वर देव प्रथम यहाँ पर क्या चीज़ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के समकालीन यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे हम इसको देखेंगे भी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने के लिए है, अभी आगे समझाते हुए चलूंगा। तो आपको ये मानकर चलना है कि कलचुरी वंश के ही समय यहाँ पर कवर्धा का फड़ी नागवंश और नीचे में बस्तर का छिंदक नागवंश शासन कर रहे हैं। छिंदक नागवंश और ये जो फड़ी नागवंश है इसका अंत होने के बाद, है ना, फिलहाल तो छिंदक नागवंश के अंत होने के बाद इधर नीचे में हम लोग काकतीय वंश देखेंगे और यहाँ पर कलचुरी वंश बहुत लंबे समय तक के शासन करते रहते हैं। और उसके बाद फिर मराठा आता है। ठीक है, मराठा हम लोग आगे मराठा देखेंगे 1741 के आसपास। मैं बताया था ना आपको कि इसका आक्रमण, भास्कर पंथ का आक्रमण हुआ था, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें मैं समझाया था आपको, है ना, कलचुरी वंश के लास्ट वीडियो को जाकर के देखिएगा। तो ये इस प्रकार से है। चलो, अब इसके बाद देखो, तो बस्तर का जो छिंदक नागवंश है इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि इसका जो राजधानी था, ठीक है, बस्तर के छिंदक नागवंश की जो राजधानी था वो क्या था, बारसूर था। ठीक है, बारसूर इनका राजधानी और शासन जो क्षेत्र था ये बारसूर से लेकर के चक्रकोट और भ्रमरकोट वाले क्षेत्र। ये चक्रकोट भ्रमरकोट है कुछ नहीं, बस्तर वाले क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, चक्रकोट या फिर भ्रमरकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से बस्तर छत्तीसगढ़ आप बनाओगे, इस प्रकार छत्तीसगढ़ जब बनाओगे तो बस्तर वाला क्षेत्र इधर बस्तर है, ये बीच में इधर दंतेवाड़ा है। तो दंतेवाड़ा में यहाँ पर बारसूर है। ठीक है, दंतेवाड़ा में बारसूर है और ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पर बस्तर में
जो चक्रकूट, अभी वर्तमान में जो चित्रकूट आप जानते हैं ना, चित्रकूट जलप्रपात, तो उसी के आसपास वाला क्षेत्र चक्रकूट कहलाता था। भ्रमरकोट का ही पुराना नाम यहाँ पर बस्तर है। तो चक्रकूट बोले कि भ्रमरकोट बोले, सभी ये बस्तर वाले क्षेत्र को ही कहा जाता था। बस्तर वाले क्षेत्र का ही नाम अलग अलग समय में अलग अलग पड़ा है। तो ये चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर, ठीक है, 3 नाम हमको देखने को मिलता है, जो कि बस्तर का जो छिंदक नागवंश है उनका शासन क्षेत्र था। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में। चलिए, नाम को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, इनका राजधानी क्या है या फिर इनका जो शासन क्षेत्र क्या है, ऐसे टाइप से एग्जाम में आता है। अब देखो इनमें कौन कौन से शासक थे उसको, तो देखो यहाँ पर पहला शासक क्या है, नृपति भूषण। अच्छा, यहाँ पर देखो ध्यान देंगे, इसमें जो शासक है वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, है ना, ये प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब प्रश्न बनते हैं। बस्तर को जो छिंदक नागवंश है इनके शासकों में क्रम को बताइए, ऐसा टाइप से पूछ देता है। और ये सिर्फ मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ ना, इसी प्रकार से 4-5 क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब कि बस्तर के छिंदक नागवंश से प्रश्न बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके शासकों का नाम। ठीक है, इनके शासकों का नाम, इनके जो भी शासक हैं उनके नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, तो मैं सबसे पहले तो आपको इनके शासकों को ही मैं समझा देता हूँ, है ना, कौन कौन शासक थे। और इनको याद करने का एक छोटा मोटा ट्रिक भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर बनता है तब तो याद रखिएगा, नहीं तो फिर अपने हिसाब से जैसा ही बने उसको याद रख लेंगे। जैसे कि देखिए, पहला जो संस्था मतलब पहला जो शासक है वो क्या है, नृपति भूषण। ठीक है, नृपति भूषण है संस्थापक। तो नृपति भूषण, अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर भूषण है तो हमको अब भाषण देना है। ठीक है, भाषण देने का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाषण देने का हम तैयारी में लगे हुए हैं। अब भाषण देना है, और हमको भाषण कैसे देना है, धारा प्रवाह भाषण देना है। ठीक है, हमको भाषण देना है, और कैसे प्रवाह मतलब कैसे भाषण देना है, धारा प्रवाह हमारा भाषण होना चाहिए। अब धारा प्रवाह हमको भाषण देना है जिससे क्या, लोगों को मधुर लगे, हमारा जो बात है, हमारा जो भाषण है लोगों को क्या लगे, मधुर लगे। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम परेशान हैं तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, सोम रस पिएंगे। सोम रस मतलब कि शराब होता है। तो हमको भाषण देना है, भाषण देने के लिए हम क्या किए, मतलब हमको क्या, धारा प्रवाह भाषण देना है। धारा प्रवाह भाषण देंगे मतलब कि लोग वहाँ पर, लोगों को मधुर लगेगा। मधुर लगने के लिए हम क्या करते हैं, अब सोम रस पी लेते हैं। हमको ये लगता है कि हम अगर सोम रस पी लेते हैं उसके बाद हमारा जो भाषण रहेगा वो धारा प्रवाह रहेगा, ऐसा टाइप से। तो सोम रस पीने के बाद उल्टा हो गया, मतलब हमारा भाषण धारा प्रवाह ना होकर के हमारा कमर में दर्द होने लगा। ठीक है, तो एक कन्हर ऐसे याद रख लेंगे, है ना, मतलब कि कमर में दर्द होने लगा, कन्हर, ऐसे कन्हर याद रख लीजिए, है ना। इसके बाद यहाँ पर जब कमर में दर्द होना शुरू हुआ तो हम वहाँ पर देवी देवता का नाम लेना शुरू कर दिए, मतलब कि देवी देवता को याद करना शुरू कर दिए, जय जय जयकारा लगाना शुरू कर दिए, जय देवी जय देवता, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद हमको ये मौका तो हाथ से गया। ठीक है, इसके बाद हमको पुनः क्या करना है, भाषण देना है। ठीक है, पुनः क्या करना है, हमको भाषण देना है। अब पुनः भाषण देना है तो हम पुनः भाषण देना है तो क्या करेंगे, फिर से सोमरस पियेंगे। पुनः भाषण देना है मतलब कि यहाँ पर फिर से सोमरस। और सोमरस पीने के बाद इस बार हम अपने आप को ऐसा सोचने लगे कि हम नरसिंह बन गए, हम शेर बन गए। ठीक है, हम क्या बन गए इस बार, शेर बन गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकत आ गया शरीर में, इस टाइप से नरसिंह से शेर बन गए। लेकिन उल्टा हो गया, फिर से क्या हो गया, कमर में दर्द हुआ, कन्हैया पकड़ लिया, इस प्रकार से याद रखेंगे, कन्हर हो गया। अब इसके बाद अब हम कान चीप लिए, अब हम हरिश्चंद्र सत्यवादी बन गए। ठीक है, हरिश्चंद्र बन गए, हरिश्चंद्र सत्यवादी बन गए। अब दोबारा हम कभी ना तो भाषण देंगे और ना तो सोमरस पियेंगे, ऐसे बोल करके। ठीक है, तो ऐसे टाइप की कहानी आप लोग इसको बना करके याद रख लीजिएगा, तब कहीं जा करके कुछ ना कुछ ट्रिक से, मतलब कि ऐसे रिलेट करके आप एग्जाम में बना पाएंगे, है ना। तो जैसे भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, इसका शासकों को एक बार मैं सिंपली ऐसे ही बता देता हूँ कौन कौन है। यहाँ पर पहला शासक कौन है, नृपति भूषण है, जिसको संस्थापक के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद जगदेव भूषण धारावर्ष है। ठीक है, जगदेव भूषण धारावर्ष है। इसके बाद यहाँ पर मधुरांतक देव है। इसके बाद यहाँ पर सोमेश्वर देव है। फिर यहाँ पर कन्हर देव प्रथम है, और फिर यहाँ पर जयदेव है ना, जयदेव प्रथम। फिर यहाँ पर राजभूषण सोमेश्वर देव है। फिर यहाँ पर जगदेव है, ये जय सिंह देव है ना। ठीक है, जय सिंह देव। फिर यहाँ पर राजभूषण सोमेश्वर देव। फिर यहाँ पर सोमेश्वर जगदेव भूषण। फिर यहाँ पर कन्हर देव द्वितीय है। ठीक है, यहाँ पर कन्हर देव प्रथम था, यहाँ पर कन्हर देव द्वितीय आ गया, और यहाँ पर हरिश्चंद्र देव है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके शासकों का नाम है। शासकों का नाम को अच्छे से रट लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, मतलब प्रश्न बनते रहते हैं यहाँ से। चलिए, तो ये हम लोगों ने शासकों का नाम देखा। राजधानी हम लोगों ने समझ गया कि बारसूर इनकी राजधानी थी। अब देखिए आगे,
देखो अब ये सोमेश्वर देखो ध्यान, अच्छा यहाँ पर ये जगदेव भूषण बचा हुआ है, ठीक है, जगदेव भूषण धारावर्ष। जगदेव भूषण धारावर्ष को देखो, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था चंद्रादित्य, ठीक है, सेनापति क्या नाम है, चंद्रादित्य। तो ये चंद्रादित्य ने बारसूर में एक तालाब खुदवाया जिसका तालाब का नाम रखा गया चंद्रादित्य तालाब, और बारसूर में ही एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा गया चंद्रादित्येश्वर नामक शिव मंदिर, ठीक है, चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर उसका नाम रखा गया। तो इसके जो सेनापति है कौन, चंद्रादित्य। तो चंद्रादित्य दो काम करते हैं, एक तो अपने नाम पे एक तालाब खुदवाते हैं और दूसरा यहाँ पर, ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या करते हैं, अपने नाम पर एक मंदिर बनवाते हैं, एक शिव मंदिर बनवाते हैं, क्या नाम है, चंद्रादित्येश्वर नामक एक शिव मंदिर, ठीक है। तो ये दो काम किया जाता है चंद्रादित्य द्वारा। अब देखो ये जगदेव भूषण तो धारावर्ष है ना, ये जो शासक हैं जगदेव भूषण धारावर्ष, इसके एक पुत्र होते हैं, पुत्र का नाम था सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम, पुत्र का नाम याद रखेंगे सोमेश्वर देव प्रथम। लेकिन यहाँ पर इनके एक सगे संबंधी होते हैं मधुरांतक देव, ठीक है, मधुरांतक देव। तो जब धारावर्ष की मृत्यु होती है, धारावर्ष की मृत्यु के बाद जो मधुरांतक देव है और जो सोमेश्वर देव है, दोनों के बीच में साम्राज्य को लेकर के, राजपाट को लेकर के इनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, और इस युद्ध में मधुरांतक देव जीत जाते हैं, ठीक है, सोमेश्वर देव यहाँ पर हार जाते हैं। तो अब अगला शासक बन जाता है मधुरांतक देव, ठीक है, मधुरांतक देव अगला शासक बन जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय मतलब कि बहुत कम समय में ही सोमेश्वर देव प्रथम अपने आप को फिर से संगठित करते हैं और जा करके मधुरांतक देव से युद्ध लड़ते हैं और मधुरांतक देव को मार करके स्वयं फिर शासन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्वयं फिर क्या कर लेते हैं, राजा बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बारसूर का। तो यहाँ पर हुआ क्या, पहले तो यहाँ पर ये जो मधुरांतक देव है ये सोमेश्वर देव को पराजित करके शासक बन गए। कुछ समय बाद यहाँ पर सोमेश्वर देव स्वयं को संगठित करके सोमेश्वर देव का वध कर देते हैं, सीधा मार देते हैं और वहाँ पर शासन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्वयं शासक वहाँ पर बन जाते हैं। चलिए, तो ये इस प्रकार से हुआ। तो इस शासक कैसे कैसे आए हैं उसको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सोमेश्वर देव कौन था, यहाँ पर जो धारावर्ष था उसका पुत्र ना, ये जो धारावर्ष है, ये धारावर्ष है, इसका पुत्र था। अब इसके बाद देखिए, अब सोमेश्वर देव क्या शासक बन गए। तो सोमेश्वर देव शासक बनते हैं और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, जो सोमेश्वर देव है वो पराक्रमित है और सर्वाधिक क्या रहेगा, प्रसिद्ध शासक रहेगा। इसीलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बहुत सारा फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं, ठीक है। जितना ये बस्तर का जो छिंदक नागवंश है, इस छिंदक नागवंश में सबसे ज़्यादा जानकारी हमको इसी के बारे में मिलती है। तो एक तो हम लोगों ने क्या समझा कि मधुरांतक देव का वध करके अपने साम्राज्य को वापस इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है, सोमेश्वर देव साम्राज्य को कैसे प्राप्त किया, मधुरांतक देव का वध करके प्राप्त किया। और ये जो भी जानकारी है ये कुरुसपाल अभिलेख में लिखा गया है ना, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कुरुसपाल एक अभिलेख है, इस अभिलेख का नाम याद रखेंगे। इस कुरुसपाल अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, जाजल देव प्रथम ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर मंत्रियों और रानियों समेत बंदी बना लिया था, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने और किस में देखा है, जब हम कलचुरी वंश पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैं आपको समझाया था। ये जो जाजल देव हम लोग पढ़ते हैं ना, ये जाजल देव, इस जाजल देव के ही शासन काल, मतलब इस समय है ना, जाजल देव के ही समय में यहाँ पर देखो सोमेश्वर देव प्रथम का शासनकाल है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो पृथ्वीदेव प्रथम है, इस पृथ्वीदेव प्रथम को सोमेश्वर देव ने पराजित कर दिया था, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम को सोमेश्वर देव ने पराजित किया था। और इसी का बदला लेने के लिए इसके जो पुत्र होते हैं जाजल देव प्रथम, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम को जो पराजित किया था किसने, सोमेश्वर देव प्रथम ने, इसी का बदला लेने के लिए जाजल देव प्रथम क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर, ठीक है। तो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए जाजल देव प्रथम क्या करते हैं, सोमेश्वर देव पर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके इसको, मतलब सोमेश्वर देव को इसके मंत्रियों और इनकी रानियों समेत, मतलब पूरा परिवार समेत इसको बंदी बना करके ले आते हैं, ठीक। कौन ले आते हैं, जाजल देव प्रथम ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं, अपने रतनपुर वाले क्षेत्र में लाते रहते हैं। तो बीच में यहाँ पर फिर जो सोमेश्वर देव, मतलब सोमेश्वर देव प्रथम की जो माता थी, सोमेश्वर देव प्रथम की माता फिर आग्रह करती है जाजल देव प्रथम से कि उनको वापस छोड़ दीजिए बोल करके। तो उनके आग्रह को सुन करके फिर जाजल देव क्या कर देते हैं, पुनः उनको रिहा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा, ठीक। इस प्रकार से छोटा सा कहानी टाइप है, इसको मैंने आपको कलचुरी वंश में भी समझाया था, ठीक है। मैंने क्या समझाया था कि यहाँ पर जो जाजल देव प्रथम है वो आक्रमण करके बंदी बना लेते हैं, ऐसा कुछ मैं बताया था। क्यों बंदी बनाते हैं, क्योंकि अपने पिता के अपमान का बदला लेना था। जाजल देव प्रथम को पराजित किया था किसने, ये सोमेश्वर देव प्रथम ने।
इसी के अपमान का बदला लेने के लिए जाज्वल्यदेव प्रथम क्या करते हैं, सोमेश्वर देव को और उसके मंत्रियों और रानियों सभी को बंदी बना करके ले आते हैं। लेकिन ये जो सोमेश्वर देव प्रथम इनकी माता गुंड महादेवी के आग्रह करने पर जाज्वल्यदेव प्रथम क्या करते हैं, उनको रिहा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा हुआ था। तो देखो ये इस प्रकार से ये सोमेश्वर देव के बारे में हुआ। अब एक लाइन और क्या बचा है, इनके द्वारा क्या क्या मंदिर या फिर कुछ जगह कुछ महल वगैरह निर्माण है वो सबको देखते हैं। तो सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा देखो इन्होंने नारायणपाल, ठीक है, बस्तर में है नारायणपाल, तो नारायणपाल का जो विष्णु मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, बस्तर का जो नारायणपाल का जो विष्णु मंदिर है इसका निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम के शासनकाल में हुआ है, याद रखेंगे। इसके अलावा बारसूर के 32 मंदिर का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, इसी के शासनकाल में हुआ है। अगर एग्जाम में कभी आता है कि किसने किया है ऐसे, तो अगर वहाँ पर ऑप्शन अगर है एक 32 सुर नाम का कोई एक था वहाँ पर, है ना, कोई एक, फिलहाल वो तो याद नहीं आ रहा, ठीक है, कौन था, किसने निर्माण करवाया था, लेकिन बस इतना याद रखेंगे कि सोमेश्वर देव प्रथम के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है तो वहाँ पर ऐसे ही आपको याद रखना होगा सोमेश्वर देव प्रथम। तो सोमेश्वर देव के प्रथम के ही शासनकाल में क्या हुआ है, ये 32 मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, बारसूर वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब किसने किया है वो तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है और उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, उसको छोड़िए। तो यहाँ पर बस याद रखना कि सोमेश्वर देव प्रथम के शासनकाल में हुआ 32 मंदिर। अब देखो 32 मंदिर है क्या, यहाँ पर ये वाला जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही 32 मंदिर है। ठीक है, इस 32 मंदिर को देखिए, यहाँ पर ये 32 यहाँ पर खंभा लगा हुआ है इस प्रकार से। इस मंदिर में आप ध्यान से देखेंगे तो 32 इस प्रकार से खंभे में टिका हुआ है ये मंदिर, ऐसे अंदर में इस प्रकार से देखोगे ध्यान से तो क्या है, 32 पूरे खंभा खंभा में वो पूरा मंदिर टिका हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, 32 मंदिर पड़ गया है ना। अब ये दांत में जो 32 दांत होते हैं उससे आपको रिलेट नहीं करना है, बस याद रखना है कि इस प्रकार से कि 32 मंदिर है। ठीक है, अब देखो ये सोमेश्वर देव प्रथम हो गया। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे हम लोगों ने इसको समझ ले, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे इसको, सोमेश्वर देव प्रथम को, खास करके इसका क्रूसपाल अभिलेख को याद रखेंगे। इन्होंने किसका वध किया था, मधुरांतक देव का वध करके साम्राज्य को वापस प्राप्त किया। जाज्वल्यदेव प्रथम ने इसको पराजित किया था और बंदी बना लिया था। नारायणपाल का विष्णु मंदिर, 32 मंदिर, ये दोनों का निर्माण इसके समय में हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन है, कन्हड़ देव। तो कन्हड़ देव के समय में क्या हुआ है, कन्हड़ देव के समय ये जो है इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल देव ने 1145 ईस्वी में चक्रकोट में आक्रमण कर कन्हड़ देव को पराजित किया। तो यहाँ पर जो हम लोग कलचुरी वंश पढ़ रहे थे ना, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, यही था ना, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो पृथ्वीदेव द्वितीय, ये पृथ्वीदेव द्वितीय के एक सामंत थे। पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सामंत थे जगतपाल देव, ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया था किस पर, चक्रकोट वाले क्षेत्र में, मतलब ये जो अभी बस्तर का जो छिंदक नाग वंश देख रहे हैं इनके क्षेत्र में आक्रमण किया था और कन्हड़ देव को पराजित कर दिया था। मतलब इसको पराजित कर दिया था, किसने पराजित किया था, जगतपाल या फिर जगपाल देव ने। ठीक है, इस प्रकार से। इसका देखिए जयसिंह देव है, इसके बाद ये राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय है। अब इनका सिंपल नाम बस याद रखेंगे और कुछ जानने लायक तो इसमें है मतलब फिलहाल है नहीं, है ना। इसके बाद यहाँ पर जगदेव भूषण नरसिंह है, इसका कन्हड़ देव द्वितीय है, फिर हरिश्चंद्र देव है। देखो इसके बाद यहाँ पर ये जो हरिश्चंद्र देव जब शासन करते रहते हैं ना, हरिश्चंद्र देव जब शासन करते रहते हैं तो इसी समय में जो अन्नम देव हैं, ठीक है, काकतीय वंश के एक शासक होते हैं अन्नम देव। काकतीय वंश अभी छत्तीसगढ़ में आया नहीं है, मतलब कि बस्तर वाले क्षेत्र में आया नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, काकतीय वंश के जो अन्नम देव हैं, मतलब कि इस प्रकार से भारत में देखोगे तो इधर ये वाले क्षेत्र में अन्नम देव मतलब कि काकतीय वंश का शासन है और यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर जो काकतीय वंश है ये आक्रमण कर देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर, मतलब काकतीय वंश के जो अन्नम देव है वो आक्रमण करते हैं कहाँ पे, इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मतलब कि यहाँ पर जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, चक्रकोट वाला जो क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में, बारसूर में। ठीक है, तो यहाँ पर जब काकतीय वंश के एक शासक होते हैं कौन, अन्नम देव, ये आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, हरिश्चंद्र देव के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हरिश्चंद्र देव शासन करते रहते हैं तो इसके ऊपर आक्रमण कर देंगे कौन, अन्नम देव, और आक्रमण करके यहाँ पर काकतीय वंश का नींव रख देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, काकतीय वंश या फिर इसी को हम चालुक्य वंश के नाम से भी जानते हैं, तो काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश का नींव रख देंगे कौन, अन्नम देव। ये एग्जाम में भी पूछा भी गया था ना, ध्यान में रखेंगे। जहाँ तक मुझे याद रहा है CGP से प्री 2023 का जो एग्जाम हुआ था इसी में इसका क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1324 ईस्वी में काकतीय वंश के शासक कौन, अन्नम देव, ये यहाँ पर काकतीय वंश की स्थापना करते हैं बस्तर वाले क्षेत्र में,
है ना। और जब काकतीय वंश वहाँ पर देखेंगे मंधोता उनकी राजधानी इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। फिर तीन चार राजधानी उन लोग स्थानांतरण करते हैं, मंधोता चक्रकोट, इस प्रकार से अलग अलग उनका राजधानी वगैरह देखने वाले हैं। ठीक है, जगदलपुर वगैरह, जगदलपुर फिर बाद में बनता है राजधानी, इस प्रकार से उसको पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर वाले क्षेत्र में काकतीय वंश के नींव की स्थापना हो जाए, मतलब नींव रख दिया जाता है किसके द्वारा? अन्नम देव के द्वारा। किसको पराजित करके? हरिश्चंद्र देव को पराजित करके। ठीक है, ये इस प्रकार से हुआ। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ मंदिर वगैरह के बारे में हम लोग बात किए, जैसे कि बत्तीसा मंदिर के बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, यहाँ पर एक तो बस्तर का जो नारायणपाल का जो विष्णु मंदिर है वो हम लोगों ने देखा, और बारसूर का जो बत्तीसा मंदिर है वो भी मैंने आपको बताया, इस प्रकार से है। अन्य मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बारसूर में ही और कौन कौन सा मंदिर जो कि ये मतलब बस्तर का छिंदक नागवंश के शासनकाल में बना हुआ है। एक तो बत्तीसा मंदिर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम के शासनकाल में बन गया। एक मामा भांजा मंदिर याद रखेंगे। ठीक है, मामा भांजा मंदिर को, ठीक है, मामा भांजा मंदिर है। वहीं पर एक विशाल गणेश की प्रतिमा है। देखो ये गणेश की प्रतिमा है, तो ये विशाल गणेश की प्रतिमा भी है कहाँ पे? बारसूर में। तो ये सभी कहाँ है? बारसूर में है। ये तीनों तीनों कहाँ है? बारसूर में है। और इसके बाद यहाँ पर एक ढोलकल गणेश है, ये दंतेवाड़ा में है। जो बैलाडी लगी पहाड़ी है ना दंतेवाड़ा में, वहाँ पर है। मतलब कि दंतेवाड़ा में जो बैलाडी लगी पहाड़ी है उसी के ऊपर में इस प्रकार से ढोलकल गणेश है। अब इसका नाम ढोलकल क्यों पड़ा है? देखो ये इस प्रकार से बहुत ऊंचाई में पहाड़ में है। ठीक है, उसको अगर दर्शन के लिए भी जाना होगा तो पहाड़ में चढ़ करके जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। पहाड़ के ऊंचाई में इस प्रकार से स्थित रखा गया, मतलब किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये एक समय कुछ लोग इसको नीचे इस प्रकार से धक्का दे दिए थे, धक्का दिए इसलिए नीचे आकर के गिर गए थे। यहाँ पर जो गणेश भगवान की प्रतिमा है नीचे जाकर के गिर गए थे, वो ढूलते हुए नीचे गए थे, इसीलिए उसका नाम यहाँ पर ढोलकल पड़ गया है। ठीक है, ढोलकल क्यों पड़ा है? तो ढूलते हुए नीचे जाके गिर गए थे, इसलिए उसका नाम ढोलकल पड़ गया है। फिर वहाँ के लोगों ने फिर उसको उठाकर फिर यहाँ पर लाया और फिर इसकी स्थापना करके पूजा अर्चना वगैरह फिर से शुरू किया। तो ढोलकल गणेश कैसे नाम पड़ गया? ढूल करके गिरने की वजह से उसका नाम पड़ गया ढोलकल गणेश। ठीक है, तो ऐसा टाइप से ये इसका कुछ कहानी है। चलिए, तो ये हम लोगों ने काकतीय वंश है, बस्तर का छिंदक नागवंश हम लोगों ने देखा। इसके बाद आगे जो हम लोग देखेंगे वो काकतीय वंश देखेंगे, लेकिन इससे पहले कंवर्धा का जो फड़ी नागवंश है वो भी बचा हुआ है, और इसका जो कुछ कुछ क्वेश्चन है इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार चाहो तो रिवाइज कर लो कैसे कैसे हैं ना, किसने किसने क्या क्या किया। धारावर्ष के बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि इसके समय में चंद्रादित्य नाम का एक इसके सेनापति था, जिन्होंने चंद्रादित्य तालाब बनवाया और चंद्रादित्येश्वर नामक एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। मधुरांतक देव द्वारा कुछ नहीं किया गया है। सोमेश्वर देव, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए था ना, सोमेश्वर देव जब आए मधुरांतक देव को पराजित किए, पराजित करके शासक बने कौन? सोमेश्वर देव प्रथम, है ना। कुरुषपाल अभिलेख से हमको ये सब जानकारी मिलती है। जाजल देव प्रथम का आक्रमण हुआ, इनको मतलब सोमेश्वर देव प्रथम को बंदी बना करके इस प्रकार से जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखा। नारायणपाल का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, बारसूर का बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया। कन्हड़ देव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल ने 1145 ईस्वी में चक्रकोट में आक्रमण किया था और कन्हड़ देव को पराजित कर दिया था। और हरिश्चंद्र देव के बारे में हम लोग क्या समझा कि अन्नम देव ने इनके ऊपर आक्रमण किया था और काकतीय वंश के फिर नींव रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई? ठीक है, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। अब देखो इसको अभी हम लोगों ने देखा 1023 ईस्वी। देखो ठीक है, 1023 ईस्वी में क्या हुआ है? बस्तर में छिंदक नागवंश का जो स्थापना है वो हुआ है। बस्तर मतलब प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंश के निम्नलिखित शासकों को पूछा गया। ठीक है, कौन कौन सा शासक है इसको ये पूछा गया है। देखिए, तो सोमेश्वर देव था, ठीक है, सोमेश्वर देव सही है। कन्हड़ देव ये भी था, ठीक है। जयसिंह देव था, ठीक है, ये भी था जयसिंह देव। परमेश्वर देव था, नहीं था ये, ठीक है। देखो यहाँ पर परमेश्वर देव है कहीं पर? नहीं है परमेश्वर देव, है ना। कन्हड़ देव है, सोमेश्वर देव है, और एक और क्या था? जयसिंह देव, ठीक है, ये भी है। तो ये तीनों हैं, ठीक है। जयसिंह देव है, सोमेश्वर देव है, कन्हड़ देव है, परमेश्वर देव नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुरुषपाल अभिलेख देखो, कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा है चुका ना, सब प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन, अभी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? अभी हम लोगों ने क्या मतलब क्या समझा है? सोमेश्वर देव, है ना। सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव का वध किया था, ठीक है। यहाँ पर देखो मधुरांतक देव का वध किया था, ये कुरुषपाल अभिलेख में जानकारी हमको मिलती है, ठीक। किसने वध किया था? सोमेश्वर देव ने वध किया था। तो कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखो
कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? तो बस्तर के सोमेश्वर देव को परास्त किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, ये जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था? सोमेश्वर देव का बंदी बनाकर पूरे रानी और उसके सेनाओं समेत बंदी बना लिया था। इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। फिर उनकी माता के आग्रह पर करने पर छोड़ दिया। इस प्रकार से देखें। इसका देखें, पुराना मंदिर मतलब पुराना मामा भांजा मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? अभी मैंने बताया कि बारसूर में स्थित है। ठीक है, मामा भांजा मंदिर कहाँ है? मामा भांजा मंदिर ये बारसूर में है। ठीक है, बारसूर में कौन कौन सा? मामा भांजा मंदिर है, बत्तीसा मंदिर है ना। बारसूर में क्या क्या है? बत्तीसा मंदिर है, मामा भांजा मंदिर है और विशाल गणेश की एक प्रतिमा है। ठीक है, ढोलकल गणेश कहाँ है? दंतेवाड़ा में, बैलाडीला की पहाड़ी में है। चलिए, तो बारसूर में इसका सही आंसर है। ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था किससे संबंधित नहीं है बोला गया। ठीक, किससे संबंधित नहीं है? छिंदक नागवंश से संबंधित है। ठीक है। नारायणपुर जिला संबंधित है? नहीं है। गणेश की मूर्ति है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नारायणपुर जिला से संबंधित नहीं है, बल्कि कौन से जिला से है? ये दंतेवाड़ा जिला से है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके कुछ कुछ क्वेश्चन को भी देखा। तो ऐसे जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ में आता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लगाने के बाद ही समझ में आता है। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा और उसके बाद अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग अब कवर्धा का जो फड़ी नागवंश है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, छिंदक नागवंश हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।